हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6314। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट दे रखा है, इसने यौवनोत्तर विवाह और विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन किया, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड है, लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड है, लिंगायत मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते, थर्ड भी करेक्ट है। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। वीरशैव परंपरा का उद्भव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। बसवन्ना को इस वीरशैव परंपरा का संस्थापक माना जाता है। वे कलचुरी शासक के दरबार में मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 67, कभी कभी सुर्खियों में देखी जाने वाली युवा पहल, युवा इनिशिएटिव, ये किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, युवाओं को कौशल, रोजगार और भागीदारी के अवसरों के साथ सशक्त बनाने के लिए एक बहुहितधारक पहल। क्वेश्चन नंबर 68, मुगल बादशाहों द्वारा बनाए गए इतिवृत्तों क्रॉनिकल से इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, रजमनामा रामायण का फारसी संस्करण था। फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये रामायण का नहीं बल्कि महाभारत का फारसी संस्करण था। सेकंड दे रखा है, पांडुलिपि तैयार करने के केंद्र को किताबखाना कहा जाता था, तो सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड है, मुगल शासन के दौरान सभी पुस्तकें हस्तलिखित थीं, थर्ड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल 2 करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला है वो गलत है। मुगल शासकों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा मतलब युद्धों की पुस्तक के रूप में किया गया है। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद और चित्रण करवाया था। मुगल काल में जो महाभारत है, इसका फारसी अनुवाद और चित्रण रजमनामा के नाम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, निमतनामा की सचित्र पांडुलिपि जो कि भारतीय और फारसी शैलियों का एक मिश्रण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्यास उद्दीन खिलजी के समय की एक पाक कला की पुस्तक। लंदन के इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में मौजूद निमतनामा मतलब पाक कला पुस्तक, इसका सचित्र पांडुलिपि है जो मालवा में चित्रकला की नई प्रवृत्ति को दर्शाता है। निमतनामा शैली है, इस पर फारसी शैली का प्रभाव गोल घुमावदार बादल, फूल वाले वृक्ष, घास के छोटे छोटे गुच्छे और पृष्ठभूमि में फूल वाले पौधे, महिला आकृतियां और वेशभूषा में स्पष्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, चैत्यों और बिहारों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, उन पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, चैत्य और बिहार जैन मठ परिसरों का हिस्सा थे, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, शैल कर्तित चैत्य और बिहार है, इनकी उत्पत्ति सातवाहन शासक है उनके समय में हुई थी, तो सेकंड वाला गलत है। सातवाहन शासकों के समय में नहीं बल्कि मौर्य काल में शुरू हो गई थी। सातवाहन शासकों के समय दूसरी शताब्दी ईस्वी में ये अपने चरम पर पहुंच गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला गलत है। गुफाओं से संबंधित मुख्य रूप से 2 प्रकार के विशिष्ट स्थापत्य कला हैं, अर्थात चैत्य और बिहार। स्तूप बिहार और चैत्य बौद्ध एवं जैन मठ परिसरों का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71, जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यद्यपि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इन्हें जिनसे नीचे रखा जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, सम्यक ज्ञान, कर्म और विश्वास को जैन धर्म के त्रिरत्न माना जाता है, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन से घटक सारनाथ सिंह शीर्ष का हिस्सा हैं। फर्स्ट देखा है, सर्वोपरि तल धर्मचक्र, सेकंड कमल घंटे का आधार, थर्ड स्तंभ, फोर्थ है कमल घंटी का आधार पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4।
सारनाथ सिंह शीर्ष है, इसके मूलतः 5 अवयव या भाग थे। फर्स्ट है स्तंभ शेफ्ट, जो अब कई भागों में टूट चुका है। सेकंड है एक कमल घंटी का आधार। थर्ड है उस पर बना हुआ एक डोरी जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। फोर्थ है 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां। और फिफ्थ है हमारा एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र, जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ इसके स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीन भारत के संदर्भ में सन्निधाता का तात्पर्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य काल के दौरान राज्य के खजाने और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक। मौर्य साम्राज्य के दौरान भंडारों जमा करने की अपेक्षा मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया गया था। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च कार्यकारी प्रभारी अधिकारी था तथा सन्निधाता राज्य के खजाने और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में ग्रीन ग्रैबिंग शब्द का उपयोग इस संदर्भ में किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण की आड़ में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का विनियोजन। ग्रीन ग्रैबिंग क्या है? तो ये पर्यावरणीय उद्देश्यों के नाम पर भूमि और संसाधन है उनका विनियोजन है। वर्तमान में यह चिंता का कारण बनकर उभरा है। ग्रीन ग्रैबिंग तब होती है जब किसी भूमि का कार्बन ऑफसेटिंग, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण या स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन जैसी परियोजनाओं के लिए फिर से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, गुप्त काल के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें इस काल में पुरोहित जमींदारों के एक वर्ग का पतन हुआ। तो फर्स्ट वाला गलत है, इनका पतन नहीं हुआ बल्कि इनका उदय हुआ। सेकंड दे रखा है गुप्त काल के दौरान लंबी दूरी के व्यापार में वृद्धि देखी गई। तो ये भी गलत है, इसमें वृद्धि नहीं देखी गई बल्कि गिरावट देखी गई। थर्ड है प्राचीन भारत में गुप्त वंश ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है, थर्ड वाला। 1 और 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 76, सोनिक हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सोनिक हथियार ऐसे उपकरण हैं जो लंबी दूरी तक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये करेक्ट है। सेकंड है वर्तमान में सोनिक हथियारों के उपयोग को विनियमित करने वाली कोई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सर्बिया है, इसने बेलग्रेड में प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाने के लिए प्रतिबंधित सोनिक हथियार है इसके इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। सोनिक हथियार क्या है? तो जिन्हें ध्वनि हथियार या साउंड कैनन भी कहा जाता है। ये ऐसे उपकरण हैं जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके लक्षित लोग हैं उनको पीड़ा, भटकाव या क्षति पहुंचाते हैं। ये लंबी दूरी तक हाई डेसिबल ध्वनि उत्सर्जित कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय भीड़ नियंत्रण, क्षेत्र निषेध या मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले पद हैम, बोट और ईपीसी ये संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। हैम, बॉट और ईपीसी शब्द अवसंरचना के विकास में उपयोग किए जाने वाले मॉडल्स को संदर्भित करते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी ढांचे के तहत राजमार्गों और सड़क निर्माण के लिए। हैम, इसका मीनिंग है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है ये। बोट ये है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड ईपीसी ये है इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण। क्वेश्चन नंबर 78, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें किसी व्यक्ति को उचित विश्वास के आधार पर बिना सुनवाई के हिरासत में लेना शामिल है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है संसद है, इसके पास राज्य सुरक्षा और लोक व्यवस्था से संबंधित प्रिवेंटिव डिटेंशन पीडी पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है। तो ये वाला गलत है। संसद के पास नहीं बल्कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही राज्य सुरक्षा और लोक व्यवस्था से संबंधित मामले पर कानून बना सकते हैं। जो संसद का अनन्य अधिकार है, प्राधिकार है, वो क्या है, किससे संबंधित है? रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर संसद का अनन्य प्राधिकार है।
थर्ड है भारत के संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो ये भी गलत है, की गई है, इसकी 3 महीने तक सीमित कर रखा है इसको। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण की खोज। सेकंड, भारतीयों द्वारा दशमलव प्रणाली का पहला प्रयोग। थर्ड, अरब जगत द्वारा भारतीय संख्या पद्धति को अपनाना। उपयुक्त में से कौन से गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों का योगदान है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही योगदान है। क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि पद्धतियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है। फर्स्ट दे रखा है सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल और सरसों की फसल उगाते थे, तो ये तो करेक्ट है। बी दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रागी की जानकारी नहीं थी, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड पूछा है इस चरण के दौरान कपास का उत्पादन भी किया जाता था, तो ये भी करेक्ट है। डी दे रखा है हल्के फाल की खोज धौलावीरा में हुई थी, तो यही हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। इसमें पूछा है सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है, हल्के फाल की खोज धौलावीरा में नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तरी क्षेत्रों में चोल सत्ता का विस्तार करने वाले सैन्य अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद किस चोल राजा ने गंगैकोंड चोल है इसकी उपाधि धारण की? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल मतलब गंगा पर विजय प्राप्त करने वाला चोल इसकी उपाधि धारण की। उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम मतलब गंगा पर विजय प्राप्ति करने वाले चोल का शहर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 82 है, ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें इस काल में लोग लेखन कला से परिचित थे और चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। इस अवधि के दौरान लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे और इससे संबंधित चित्रात्मक लिपि के नमूने नहीं मिले हैं। चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। सेकंड दे रखा इस युग के दौरान लोगों द्वारा तांबे धातु है इसका उपयोग किया जाता था, तो ये करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है? वन वाला, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं, फर्स्ट सेकंड वाला तो सही है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है श्री कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नामक एक नया नगर बनवाया, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है कथन उसने दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद नया नगर बनवाया, तो ये गलत है। उसने अपनी माँ नागला देवी है इनकी याद में नागलपुरम नामक एक नया शहर बनवाया। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही लेकिन 2 वाला है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एमिनेंट डोमेन के सिद्धांत का सर्वोत्तम अर्थ प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये सरकार को उचित मुआवजे के साथ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने DAMB बना भगवान देवी 2025 मामला है, उसमें यह निर्णय दिया है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए एमिनेंट डोमेन के सिद्धांत के तहत अधिग्रहित भूमि को तीसरे पक्ष के दावों या निजी समझौते द्वारा वापस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 85, फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये सही नहीं है। उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, तो ये गलत है। मोहम्मद शाह तुगलक ने नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि देवगिरी दक्षिण भारत में तुर्की शासन के विस्तार के लिए आधार के रूप में कार्य करता था। बाकी A, B, D ये तीनों करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।